नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों, दिसंबर 2022 का पार्ट 2 करंट अफेयर लेकर के मैं आ चुका हूं आपके सामने। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर किया था। पार्ट 2 में हम लोग 16 तारीख से 31 दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगी और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। साथ ही साथ जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं बताता चलूंगा। बहुत ही डिटेल ये कंटेंट होता है, आप लोग को पसंद भी आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और पिछली वीडियो का यहाँ पर मैं कार्ड छोड़ दूंगा और वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की अगर आप डिटेल पीडीएफ चाहते हैं या फिर इसकी क्विज चाहते हैं और ऐसे बाकी महीनों की भी क्विज और पीडीएफ चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। वहीं पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो दोस्तों, जब से रसिया पर बैन लगा रहे हैं, सब लोग सैंक्शंस लगा रहे हैं, तब से ही रसिया इंडिया को एक्सपोर्ट करना ज्यादा मात्रा में शुरू किया हुआ है और इंडिया इंपोर्ट भी कर रहा है रसिया से। और आज के टाइम पर ऐसा हो गया है कि भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश रसिया हो गया है। नवंबर में अभी एक रिपोर्ट निकल करके आई कि अक्टूबर के बाद नवंबर में अगेन इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर इंडिया का रहा है रसिया। ठीक है, सेकेंड मंथ इन ए रो, यानी कि 2 मंथ लगातार, अक्टूबर में भी और नवंबर में भी। और दिसंबर का डाटा अभी आएगा कुछ दिनों में, तो आपको दिसंबर भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आज के टाइम पर भारत कच्चे तेल की 9,08,000 बैरल प्रतिदिन आपूर्ति रसिया से करवा रहा है। ठीक है, रसिया पर इसके लिए प्राइस कैप भी लगा था। ठीक है ना, प्राइस कैप लगा था। प्राइस कैप को भी अभी हम लोग आगे समझेंगे इसी वीडियो में। प्राइस कैप $60 पर लगा था, उसको अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पर भारत किससे किससे लेता है तेल, इसको आपको जानना जरूरी है। टॉप 3 कंट्रीज तो आपको पता ही होना चाहिए। तो आज के टाइम पर रसिया सबसे ऊपर है, यानी कि रसिया से भारत सबसे ज्यादा तेल लेता है। इसके बाद इराक है, फिर है सऊदी अरेबिया। क्लियर? G7 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर के 5 दिसंबर को प्राइस कैप लगाया था $60 प्रति बैरल की दर से रूसी समुद्री तेल पर। ठीक है, आगे, हाल ही में किस राज्य के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया? तो अभी हाल ही में तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा 8 और प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। यहां पर आप इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल देख पाएंगे। असम गमोसा, जिसे गमोचा या गमछा भी कहते हैं वहां पर, और तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख का एप्रिकॉट, ये सभी जीआई टैग पाए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो 9 नई वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है जिनमें ये सभी चीजें शामिल हैं। टोटल भारत में जीआई टैग्स की संख्या हो गई है 432। जीआई टैग की पंजीकरण की संख्या तेलंगाना में अगर केवल देखा जाए तो 16 हो गए हैं। 16 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से ये चिन्हित हो गए हैं तेलंगाना में। जीआई टैग है क्या? जीआई टैग बेसिकली एक ऐसा टैग होता है जिसकी वजह से कोई एक प्रोडक्ट को टैगिंग कर दिया जाता है उसकी ग्लोबल मार्केट बढ़ाने के लिए। इससे उसकी ब्लैक मार्केटिंग रुक जाती है, कम होती है। इसके अलावा उसको ग्लोबलाइज किया जाता है, ग्लोबली प्रमोट किया जाता है और उस वजह से उस के किसान जो होते हैं उनको भी आर्थिक दृष्टि से फायदा होता ही है। भारत में जीआई टैग की शुरुआत दोस्तों 1999 से हम लोग कहेंगे, क्योंकि इस टाइम पर बिल लाया गया था। यह बिल 2003 में जाकर के एक्ट बना और 2004 में पहला प्रोडक्ट आया दार्जिलिंग की चाय, जिसको जीआई टैग सबसे पहले मिला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखेंगे, 10 साल के लिए वैलिड होता है। अगला, उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बनेगा? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी भारत करने जा रहा है और यह दुनिया में पहला ऐसा देश बन जाएगा जो कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रहा हो। यहां पर आप इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल देखेंगे। अगेन, इंडिया विल बी द फर्स्ट टू होल्ड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन। ट्राई चेयरमैन, ट्राई के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा है। ट्राई मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा टेलीकॉम को कंट्रोल रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने अनाउंसमेंट करी हुई है कि भारत संचार उपग्रह के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों किया गया मेघालय में। मेघालय के उमरोई में यह आयोजित हुआ। उमरोई मेघालय में यह आयोजित हुआ। काजिंद, काजिंद को आप ऐसे लिखेंगे काजिंद। ठीक है ना, जब काजिंद लिखेंगे तो इसमें के ए जेड को अलग कर दीजिए, आईएनडी को अलग कर दीजिए। के ए जेड से हो जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, और आईएनडी से आप अपना पैरा भारत या इंडिया कह सकते हैं। तो कजाकिस्तान और भारत के बीच में होने वाला यह सैन्य अभ्यास है। मेघालय में अभी 2022 का संस्करण आयोजित हुआ। ठीक है, आर्टिकल देख लीजिए इधर।
पीआईबी का है 14 दिसंबर 2022 का। अच्छा साथियों, काजिंद का ही पुराना नाम था प्रबल दोस्तीक। आपने ये नाम भी जरूर सुना होगा। 2016 में प्रबल दोस्तीक के नाम से ये शुरू हुआ। आगे 2018 में चल करके इसका नाम काजिंद कर दिया गया था। काजिंद की राजधानी अस्ताना, मुद्रा टेंगी और राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव है। अगला अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन संघ ने या कहें यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए किस देश को उम्मीदवार का दर्जा देने पर सहमति जताई है? तो यूरोपियन यूनियन ने दोस्तों बोस्निया को अभी हाल ही में उम्मीदवार का दर्जा देने पर सहमति जताई है कि ईयू में शामिल होने के लिए आप उम्मीदवार का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं। ये उम्मीदवार का दर्जा क्या होता है इसको अभी हम लोग समझेंगे डिटेल में। पहले आप यहाँ पर बोस्निया ऑप्शन लगा करके आगे बढ़ो और डिटेल में यहाँ पर आप आर्टिकल देख लो। देखो, यूरोपियन यूनियन एग्री हो गया है बोस्निया को कैंडिडेट स्टेटस देने का। ये कैंडिडेट स्टेटस अभी 7 और देशों को मिल चुका है, इनमें अब बोस्निया भी शामिल हो गया है। कैंडिडेट स्टेटस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ईयू के मेंबर बन गए, यानी यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन गए। मेंबर बनने से पहले का जो प्रोसेस होता है वो होता है कैंडिडेचर स्टेटस, यानी कि उम्मीदवार का दर्जा। तो जब आपको उम्मीदवार का दर्जा मिल जाता है तो आप कुछ सालों तक उम्मीदवार का दर्जा पा करके रखे जाते हैं और स्टैंड बाय में आप पर निगरानी की जाती है, और उसके बाद कई सालों की प्रक्रिया के बाद तब जाकर के यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाता है। तो अभी सीधे सीधे कहें कि यूरोपियन यूनियन में अभी शामिल नहीं हुआ है, सिर्फ उम्मीदवार का दर्जा ये पाया हुआ है। क्लियर? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। वैसे यूरोपियन यूनियन से याद आया, वर्तमान में इसमें 27 सदस्य देश हैं और इससे ब्रिटेन एग्जिट हो चुका है और इसे कहते हैं ब्रेग्जिट। ठीक है, ब्रिटेन एग्जिट हुआ और इसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। ठीक है, अगला, हाल ही में आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का ताज किसने जीता? इसको जीत लिया है राफेल नडाल और इगा स्वियातेक ने। इगा स्वियातेक महिलाओं की कैटेगरी में और राफेल नडाल पुरुषों की कैटेगरी में जीते हैं। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहां पर लगा लेंगे आप। राफेल नडाल, इगा स्वियातेक नेम्ड आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप आफ्टर स्टेलर 2022 सीजन। 2022 के सीजन के लिए इन दोनों ने जीता हुआ है। राफेल नडाल जहां पर स्पेन के खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। आज के टाइम पर 22 ग्रैंड स्लैम जीत करके ये बैठे हुए हैं। इगा स्वियातेक वहीं पर पोलैंड की खिलाड़ी हैं और ये भी 2022 में 2 ग्रैंड स्लैम जीती हैं। ओवरऑल ये 3 जीत चुकी हैं। फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन 2022 में जीती हैं और एक फ्रेंच ओपन 2020 में ही जीती थी ये। ठीक है, फिलहाल ये रहा 2022 का आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो लिस्ट है विनर की। तो राफेल नडाल पुरुष एकल में, महिला एकल में इगा स्वियातेक, पुरुष युगल में राजीव राम और जो सालिसबरी, और वहीं महिला युगल में बाराबोरा क्रेजिकोवा और कैथरीन सिनायकोवा रही है। अगला, हाल ही में किस देश से भारत ने राफेल का आखिरी और 36वां विमान प्राप्त किया? तो दोस्तों, भारत ने फ्रांस से प्राप्त किया है 36वां और आखिरी राफेल विमान। राफेल डील भारत और फ्रांस के बीच में हुई थी, आप सब जानते हैं। 36 राफेल विमान फ्रांस ने भारत को सौंपा था और ये पूरी डील हुई थी 60,000 करोड़ की। 2016 में ये डील हुई थी और अब 36वां और आखिरी राफेल विमान जो है ये भारत को सौंप दिया है फ्रांस, यानी पूरा का पूरा डील कंप्लीट हो चुका है। राफेल फाइटर जेट के बारे में बात करें तो 1 मिनट में 60,000 फीट तक की ऊंचाई तक पर ये उड़ान भर सकता है। 3700 किलोमीटर दूरी की ये मारक क्षमता है। 2223 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है और राफेल विमान हर तरह के मौसम में एक साथ काम करने में सक्षम है। इसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट भी के नाम से भी जाना जाता है और डबल इंजन है इसमें। किस राज्य के गमछा को जीआई टैग दिया गया? अगेन वही क्वेश्चन, असम के गमछा को या कहे कि गमछा को जीआई टैग दिया गया। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया, अभी दिखाया पिछला क्वेश्चन में। ठीक है, तो जिसे गमछा को गमोसा भी कहा गया, गमोसा भी वहां पर रीजनल लैंग्वेज में कहा जाता है, तो इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ है। बाकी जीआई टैग के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ईयर। 2022 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा वेटिंग क्वेश्चन था कि कौन जीतेगा फीफा वर्ल्ड कप, तो अर्जेंटीना ने दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप फाइनली जीत लिया है। अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूट आउट में फ्रांस को हरा करके जीता है। अर्जेंटीना और फ्रांस ये फाइनल खेल रहे थे। फ्रांस पिछली बार का विजेता था। फ्रांस ने पिछली बार क्रोएशिया को हरा करके जीता था। इस बार क्रोएशिया तीसरे स्थान पर रहा, फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा और अर्जेंटीना टॉप पर रहा। अर्जेंटीना लियोनेल मेसी की टीम है, लियोनेल मेसी कैप्टन थे और इनको आगे चल करके गोल्डन बॉल के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया फाइनल कंप्लीट होने के बाद। तो 4-2 के पेनाल्टी शूटआउट से इन्होंने जीता हुआ है और गोल्डन बॉल का खिताब जीते हुए हैं कौन? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के। और गोल्डन बूट का अवार्ड जीते हैं केलियन एम्बापे जो कि फ्रांस के खिलाड़ी थे। गोल्डन ग्लव का अवार्ड मिला है इमेलियानो मार्टिनेज को
और फीफा यंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड इनजो फर्नांडिस को मिला है। ये तो रहा फीफा का विनिंग के बाद का प्रोसीजर। फीफा वर्ल्ड कप यहां पर हुआ है और कई बार मैं इस पर बता भी चुका हूं, वीडियो बना करके दे भी चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट तो रिवीजन बनता है। जैसे मस्कट क्या था? मस्कट था लाइब, लाइव इसका मैस्कट था। और इस बार का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो था बायजूस। बायजूस फर्स्ट एजुकेशनल कंपनी बनी थी, एडटेक कंपनी बनी थी, जो फीफा जैसे वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर की थी और भारत की पहली कंपनी बनी थी। बॉल का नाम था अल रिहाला, अल रिहाला ये बॉल का नाम था। एडिडास ने बनाया था, एडिडास 14वीं बाल ये बनाया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कहां पर आयोजित किया गया? कतर में। अगला वाला कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो अगला वाला दोस्तों याद रखना है आपको, अमेरिका में, कनाडा में और मैक्सिको में। यानी कि मोटा मोटा कहें तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट वाला कब आयोजित किया जाएगा? 4 साल जोड़ लो, 2026 में। क्लियर? इतना तो आपको फीफा के बारे में पता ही होना चाहिए। बल्कि आप फीफा के बारे में कमेंट करके मुझे बता दो कि इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहां पर है और इसके अध्यक्ष कौन है। ये तो आप बता ही सकते हो, फुल फॉर्म भी बता देना। अगला, यहां पर भी सारी चीजें लिखी गई हैं। अगला, हाल ही में कहां पर महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अभी हाल ही में वाराणसी में दोस्तों महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार जी की मूर्ति जो है ये वाराणसी में है और इसका उद्घाटन तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने किया है। वर्चुअली इन्होंने इनॉग्रेट किया है। देखो एक्चुअली में ना अभी चल रहा है तमिल भारत संगमम। इसके तहत क्या हो रहा है, दक्षिण भारत की संस्कृति को उत्तर भारत की संस्कृति से कनेक्ट किया जा रहा है। तो तमिलनाडु को और खास करके उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को, यहाँ पर बहुत ज्यादा इवेंट हो रहे हैं तमिल भारत संगमम के तहत, और उसी के तहत ये हिस्सा था। तमिलनाडु के सीएम ने वर्चुअली यहाँ पर एक मूर्ति का, एक प्रतिमा का अनावरण किया, जो कि तमिल कवि थे, महान कवि भरतियार जी। ठीक है, तो इनकी 141वीं जयंती पर एक मूर्ति का अनावरण किया गया। अगला, EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा अभी हाल ही में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें बताया गया न्यूयॉर्क और सिंगापुर वगैरह जो सिटी है ये दुनिया में सबसे महंगे शहर हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर आर द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन लाइफ। ठीक है, तो इस सर्वे में ये बताया गया, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये सर्वे जारी किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन क्षमता का परीक्षण करने की घोषणा की? ये घोषणा की है अमेरिका ने। अमेरिका ने बताया कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन कैपेबिलिटी को परीक्षण यानी टेस्ट कर चुके हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन कैपेबिलिटी है वो जिस पर सूर्य काम करता है, यानी सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर काम करता है। परमाणु बम वगैरह जो होते हैं वो नाभिकीय विखंडन पर यानी कि न्यूक्लियर फिशन पर काम करते हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो नाभिक को आपस में फ्यूज कराया जाता है और उसके बाद इसमें अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अब ये टेक्नोलॉजी, मतलब कि ये एक प्रकार से कहें क्षमता, ये विकसित कर लिया है अमेरिका ने। ठीक है, चलिए, तो हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू अनाउंस्ड हियर व्हाट इज मीन्स, यहां पर आर्टिकल में एनडीटीवी के आप देख पाएंगे। अब एक चीज और, परमाणु संलयन के बारे में यहां भी दिया गया है। आपको पता होगा चाइना ने घोषणा की है, चाइना घोषणा क्या, वो परीक्षण भी कर चुका है कि ये कृत्रिम सूर्य बना लिया है, कृत्रिम सूर्य बना लिया है। और कृत्रिम सूर्य मतलब इसके पास भी वही वाला न्यूक्लियर फ्यूजन वाली टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा साउथ कोरिया ने यह घोषणा करी हुई है कि वो 2026 तक अपना कृत्रिम सूर्य बना लेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, दोनों आप याद रखेंगे। अगला, डेनमार्क के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने? तो डेनमार्क के एक बार फिर से बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पीएम मोदी जी कंग्रेचुलेट भी कर रहे हैं मिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन फॉर हर री इलेक्शन एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क। तो पीएम मोदी ने कंग्रेचुलेट इनको किया हुआ है, दोबारा से ये बने हुए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से, और अपने विपक्ष के जैकब एलेमैन को उप प्रधानमंत्री ये बना दिए हैं। तो डेनमार्क की राजधानी होती है कोपेनहेगन और मुद्रा होती है डेनिश क्रोन। अगर आप डेली करंट अफेयर देखते होते तो मैं आपको वर्ल्ड मैप में जाकर के प्रॉपर तरीके से लोकेशन दिखाता, लेकिन चूंकि आप मंथली करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हो तो समय कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, इस वजह से आपको पूरा डिटेल नहीं बता पाता हूं मैं, क्योंकि कोशिश रहती है आपको जल्द से जल्द ये 1 घंटे के अंदर ही कवर करा दिया जाए। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? ये बनी है सरगम कौशल, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ये तीसरी भारतीय बन गई हैं, 3rd इंडियन बन गई हैं
मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली। ध्यान रखिएगा, ये है मिसेज वर्ल्ड। एक होता है मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड होता है अविवाहित के लिए, वो बड़ा वाला अवार्ड है, लेकिन ये मिसेज वर्ल्ड भी एक होता है जो विवाहितों के लिए होता है, और सरगम कौशल इसको जीती हुई हैं। अब यहां पर आप आर्टिकल भी देख पाएंगे, इंडिया के सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब 2022 का जीत लिया हुआ है। 21 साल के बाद इंडिया को यह अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, पिछला वाला जो जीता था डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर ने जीता था 2001 में। अच्छा, ये है जम्मू कश्मीर की, कहाँ की होती हैं ये पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर की हैं ये। एक चीज और, ये लिस्ट में आपको शो करा दे रहा हूं, जो भी पिछले जो भी हुए हैं विनर्स, उनकी लिस्ट यहां पर है। आप इसको मैच करा सकते हैं, मतलब कि इसको याद रख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है, मिस वर्ल्ड याद रख लीजिएगा, कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की रहने वाली हैं, ये विजेता बनी है। मिस यूनिवर्स याद रखेंगे 2021 का, हरनाज संधू जीती हुई हैं। और इसके अलावा ये वाला जो मिस अभी ये आया हुआ है मिसेज वर्ल्ड, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही ठीक अपनी जो बुक आई हुई है उसमें भी मैं डिटेल कंटेंट दिया करता हूं, तो उसमें भी ऐसे ही टेबल वाइज भी आपको दिया गया है, यहाँ पर लिस्ट पूरी दी गई है एक साथ में। तो जो बुक जो लोग नहीं परचेज किए हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर जरूर एक बार जाकर के लो आप। ठीक है, और ये वीडियो आने तक तो हो सकता है, मतलब कि ये वीडियो जब तक आप तो पहुंचे तब तक आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाए बुक, तो आप लोग उसको जल्दी करो, जब तक आपके पास ये वीडियो बने पहुंचे आप तुरंत ऑर्डर कर दो। अगला, हाल ही में किसे पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो दोस्तों अभी पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है सोनाक्षी सिन्हा को। सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, इन्हें पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, की स्थापना सन 2000 में हुई थी। पिछली साल आलिया भट्ट को इसने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था इंडिया के लिए। अगला, नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये दोस्तों इंडिया में आयोजित हुआ था और इंडिया ने ही इसे जीत लिया है। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने इससे रिलेटेड बताया था कि युवराज सिंह को इसका बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर, कि इंडिया में आप प्रमोट करो कि ब्लाइंड का ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये खेला जा रहा है, इसको लोग देखें भी। तो ये सक्सेसफुली आयोजित हुआ और इंडिया ने बांग्लादेश को हरा करके अपना तीसरा ये सक्सेसिव टाइटल जीत लिया है, तीसरी बार लगातार जीत लिया है। तो युवराज सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर से, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला वाला जो होगा T20 2023 में, ये पाकिस्तान में आयोजित किया जाना है। अब देखो हो पाता है कि नहीं। अगला, हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसमें टॉप पर है दोस्तों फिनलैंड। अभी हाल ही में रिलीज किया गया ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, फिनलैंड तो इसमें टॉप पर रहा। ठीक है, लेकिन भारत की पोजीशन क्या रही? भारत 68वें स्थान पर रहा। फिनलैंड के साथ साथ सेकंड पर आयरलैंड, थर्ड पर नॉर्वे रहा। ये रिपोर्ट द इकोनॉमिस्ट के द्वारा जारी की गई। गतिशक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति कौन नियुक्त किए गए? तो गतिशक्ति विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी के फर्स्ट चांसलर नियुक्त किए गए हैं अश्वनी वैष्णव जी। आपको पता है ये भारतीय रेल मंत्री हैं वर्तमान में, तो इनको चांसलर नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट चांसलर ऑफ गतिशक्ति यूनिवर्सिटी। ये वडोदरा में स्थित है और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल होगा अगला 5 वर्ष। इसके अलावा डॉक्टर मनोज चौधरी जी को इनको कुलपति यानी कि वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीसी कहते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना दोस्तों 15 अगस्त 2021 से लागू है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी हुई थी। अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक द लाइट वी कैरी, इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है दोस्तों मिशेल ओबामा ने। मिशेल ओबामा ये बराक ओबामा की पत्नी है, इन्होंने अपनी ये बुक लिखी हुई है। हालांकि इनकी ये दूसरी बुक है। ठीक है, इनकी पहली बुक थी बिकमिंग और अभी द लाइट वी कैरी इन्होंने लिखा हुआ है। इनके जो हस्बैंड हैं बराक ओबामा, इन्होंने भी 2 बुक लिखी हुई हैं जो प्रचलित है, वैसे लिखे तो कई बुक हैं। एक तो ए प्रॉमिस्ड लैंड अभी 2021 में आई थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक द ऑडासिटी ऑफ होप, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये उससे पहले आई थी। अगला, 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों जैसे फुटबॉल का विश्व कप होता है, वैसे फुटबॉल के जो क्लब होते हैं उनके बीच में एक क्लब विश्व कप होता है, और इस बार जो क्लब विश्व कप होगा 2023 का, इसकी मेजबानी मोरक्को करेगा। वैसे मोरक्को के बारे में आपको बता दें, फीफा वर्ल्ड कप में ये चौथा स्थान हासिल किया था, मतलब चौथे पोजीशन पर रहा था। थर्ड पोजीशन पर क्रोएशिया ने इसको हरा दिया था लास्ट में। तो मोरक्को अब क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा 2023 में, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फीफा पिक किया है इसको मोरक्को को होस्ट करने के लिए। चेल्सी ने जीता था 2022 वाला फीफा का क्लब विश्व कप, चेल्सी क्लब ने।
ठीक है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब अधिकतम सबसे बार 4 बार कप ये जीत चुका है, स्पेन का है। अगला, भारतीय रेलवे द्वारा कहां पर देश की सबसे लंबी स्केप टनल खोली गई? तो भारतीय रेलवे ने दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में इंडिया की सबसे बड़ी स्केप टनल खोली हुई है। ये स्केप टनल जो है ये खोली गई है बर्निहाल कटरा के रेल लिंक जो प्रोजेक्ट है उसमें, ठीक है। एक्चुअली में देखो स्केप टनल होती क्या है, स्केप टनल मतलब जैसे कि एक टनल है, एक सुरंग है और अचानक से बीच में कोई इमरजेंसी आ जाती है और सुरंग से आपको निकलना है, तो एक ऐसा रास्ता होगा जो स्केप करेगा, जो आपको बाहर निकालेगा। ये यहीं पर बीच में कहीं पर होगा सुरंग में, तो वो है स्केप टनल, ठीक है। तो वही स्केप टनल ये बनाई गई है, ठीक है। तो स्केप टनल T13 का निर्माण किया गया है। इसकी लंबाई है 12.89 किलोमीटर। ये सबसे लंबी सुरंग जो है ना, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन, उसी परियोजना का ये भी हिस्सा है। अभी ये परियोजना बन रही है, 111 किलोमीटर का निर्माणाधीन है बर्निहाल कटरा रेलवे लाइन, उसी पर ये बना है स्केप टनल। समझ में आ गया, कश्मीर में है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से देने की घोषणा की है? तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने यह अनाउंस किया है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद से हर एक गरीब परिवार को प्रत्येक वर्ष में 12 एलपीजी सिलेंडर देंगे और वो भी 500 रुपए प्रति माह में, यानी कि प्रति सिलेंडर की दर से ये देंगे सिलेंडर, ठीक है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। उस टाइम पर जब ये राजस्थान पहुंचे तो अब यहाँ पर अशोक गहलोत जी ने रैली के दौरान ये घोषणा करके बताया हुआ है। क्लियर है, अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं। तो अच्छा, एक चीज और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई गई है। तो उज्ज्वला योजना कहां से शुरू की गई है ये पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से 1 मई 2016 को यह उद्घाटन किया गया था और वहां से शुरू हुई योजना, ये याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, ठीक है। अगला, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों पिंक पैंथर्स ने। जयपुर पिंक पैंथर्स एक बार फिर से विनर बनी है। यहां पर आप देख पाओगे इसने पुनेरी पल्टन को हरा दिया फाइनल मैच में, ओके। और जयपुर पिंक पैंथर जो है ये अभिषेक बच्चन वाली टीम है। जैसे दोस्तों आईपीएल में एक एक हीरो या सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन अपना अपना टीम लेते हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं, ऐसे ही इनकी एक फ्रेंचाइजी है जयपुर पिंक पैंथर्स, जो कबड्डी की इनकी टीम है, इसने जीत लिया है एक बार, ठीक है। तो अभिषेक बच्चन की टीम है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसने दूसरी बार ये जीता हुआ है, ये याद रखेंगे। अगला, किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों करीम बेंजेमा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेंगे। करीम बेंजेमा ये हैं तो फ्रेंच फुटबॉलर, लेकिन इस बार का फीफा वर्ल्ड कप ये नहीं खेले। इस बार का छोड़ो, पिछली बार का भी फीफा वर्ल्ड कप ये नहीं खेल पाए थे। इन पर कुछ सैंक्शंस लग गए थे, बैन कर दिया गया था इनको, ठीक है। तो फ्रेंच स्ट्राइकर रहे हैं ये करीम बेंजेमा। इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। आपको पता है फ्रांस इस बार फाइनल मैच जाकर के हार गया, ठीक है। तो अर्जेंटीना फाइनल विश्व कप जीता और उसके बाद इन्होंने अपना कोई मैच खेला नहीं था 2022 में चोट की वजह से, और अब उनको अपना करियर खत्म होता दिखा और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। लेकिन बहुत फेमस खिलाड़ी थे, 97 मैच खेले अपने देश के लिए और 37 गोल ये किए हुए थे। अगला, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती पर हम सभी देशवासी 22 दिसंबर को मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। द मैन हु नो इन्फिनिटी, रामानुजन जी को इनको याद करते हुए इनकी जयंती पर हम लोग 22 दिसंबर को मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये 26 फरवरी 2012 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि अब से गणित दिवस मनाया जाएगा। रामानुजन जी का जन्म 1887 में मद्रास प्रेसिडेंसी के इरोड में हुआ था। इन्होंने नंबर थ्योरी, मैथमेटिकल एनालिसिस, इन्फिनिटी सीरीज और कंटिन्यू फ्रैक्शन को वगैरह को इन्होंने दुनिया के सामने रिव्यू कराया और इससे रिलेटेड इक्वेशंस दुनिया के सामने प्रेजेंट करी।
यहाँ पर थोड़ा सा मैं बुक के बारे में बताना चाहूंगा आपको। दोस्तों ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर है जो कि जनवरी से दिसंबर तक का पूरा कंटेंट इसमें है। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमटीएस लेवल की, जीडी लेवल की, सीएचएसएल, लोको पायलट, यूपी मेट्रो, हाई कोर्ट, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस एवन तक का आपको सारा का सारा यहाँ पर मिलेगा डिटेल कंटेंट, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। खास बात यह है कि इसमें दोस्तों अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं राज्यवार और देशवार है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में अमेरिका जैसे पहले आता है तो अमेरिका से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो भी साल भर के रहेंगे सब एक जगह डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर चीन आया तो चीन के बारे में, रूस आया तो रूस के बारे में। ऐसे ही राज्य वाला है, राष्ट्रीय घटनाओं में राज्यवार है। यूपी शुरू होता है तो यूपी की सारी घटनाएं एक जगह पर, मध्य प्रदेश शुरू होता है तो मध्य प्रदेश की सारी घटनाएं एक जगह पर। ऐसे में होता क्या है कि जो स्टूडेंट यूपी स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है उसको अगर क्विकली तैयारी करना होता है यूपी स्पेशल का, तो वो बस आप बुक उठाइए और यूपी वाला पूरा आप अच्छे से रट डालिए, ठीक है। और इसके अलावा राज्यवार से आप और एक टारगेट बना सकते हैं कि जैसे कि आज मैंने इतने राज्य का पढ़ लिया है करंट अफेयर, ठीक है। इस हिसाब से ये डिजाइन की गई। और बाकी आपका मतलब कॉम्पैक्ट भी है, पतली भी है बुक, बहुत ज्यादा मोटी नहीं है और डिटेल कंटेंट है। आप जाकर के इसको अमेजन से परचेज कर सकते हैं, ज्यादा कॉपीज बची नहीं हुई हैं, ठीक है। जनवरी से दिसंबर तक का सारा कवरेज है। अगर आपका कोई भी एग्जाम लगा हुआ है जनवरी में या फरवरी में, इवन मार्च तक, तब भी आपके लिए ये बुक यूजफुल होने वाली है, ठीक है। तो आप इसको अभी परचेज करें। और अगर आप ये वीडियो जो है ये मार्च के बाद देख रहे हो तो हो सकता है इसका नया एडिशन आ गया हो, तो उसके बारे में भी आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में टॉप पर है मेघालय। एक रिपोर्ट अभी जारी की गई जिसमें बताया गया कि मोस्ट एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड जो है ये मेघालय का ज्यादा है। इसमें बताया गया 29,348 रुपए प्रति कृषि परिवार की मासिक आय है मेघालय में। दूसरे पर पंजाब है जिसकी 26,700 कुछ रुपए है। हरियाणा तीसरे स्थान पर है 22,800 कुछ रुपए के साथ कृषि में, ठीक है ना। कृषि परिवार की बात हो रही है यहाँ पर। अगला, हाल ही में भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय या इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया? इसका उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश के महू में, ठीक है। ये पहला इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है और इसको अभी इनॉग्रेट किया गया 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को एक और इवेंट हुआ था, आप सबको पता है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर किया था भारत के सामने, ठीक है। फिलहाल 2017 में ये बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन सेना के अधिकारियों के लिए अभी तक एक्सेस था। अब इसे 16 दिसंबर के बाद से देशवासियों के लिए एक्सेसिबल कर दिया गया, आम नागरिक भी जाकर के ये देख सकते हैं ये म्यूजियम में। अगला, निम्न में से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डे है। राष्ट्रीय किसान दिवस हम लोग मनाते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर। 23 दिसंबर को इनकी जयंती होती है और इन्हीं की जयंती के अवसर पर नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। किसान परिवार से थे, आगे चल करके राजनीति में आए और आगे चल करके भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, 5वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने और इस वजह से इनको किसानों का नेता कहा जाता था और इनका जो जन्मदिन है उसको डेडिकेट किया गया फार्मर्स के लिए। 2 बार के यूपी के ये सीएम भी रह चुके हैं। तो आपसे क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से भी कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, निम्न में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो 2 बार के उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे? या आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो गुजरात के 3 बार सीएम हुए? तो गुजरात वाले में आप नरेंद्र मोदी लगा देंगे, यूपी वाले में पूछा जाए तो चौधरी चरण सिंह लगा देंगे। ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस में और आगे भी बनने के चांसेस हैं। फिलहाल एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे आप। अगला, हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हुई। इसमें हिंदी के लिए दिया जाएगा बद्री नारायण सिंह जी को। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल भी है, ये ऑथर बद्री नारायण और अनुराधा रॉय, इन सबको साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए चुना गया है 2022 के लिए। यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने दिया हुआ है। 2023 को 11 मार्च को इनको दिया जाएगा नई दिल्ली में। 1955 में पहली बार दिया गया, साहित्य अकादमी के द्वारा यह दिया जाता है। हिंदी के लिए इस बार बद्री नारायण जी को दिया जाएगा तुमड़ी के शब्द के लिए, और अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय को, और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को दिया जाएगा। दोस्तों जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है ना, ये 8वीं अनुसूची में जो अपने पास 22 भारतीय भाषाओं को जो मंजूरी मिली है उसको दिया जाता है। साथ ही साथ राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को भी दिया जाता है। ये 2 और भाषाएं, यानी टोटल 24 भाषाएं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये
ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर जो भी मैं डिटेल में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आपको शायद ही कहीं पर मिले मंथली करंट अफेयर में। तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कर देना। और हाँ, वीडियो को अगर कोशिश करना शेयर कर पाओगे तो शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अगला, हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो प्यूमा इंडिया ने दोस्तों अनुष्का शर्मा को अपना बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, प्यूमा इंडिया रोप्स इन बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा एज इट न्यू ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो फुटवेयर के निर्माता है प्यूमा, आप जानते ही हो। यहाँ पर आप जाओगे अपना जो बुक है उसमें ब्रांड एम्बेसडर चैप्टर में जाओगे तो सारे ब्रांड एम्बेसडर के नाम जो है यहाँ पर सीरियल वाइज बिल्कुल दिए गए हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। और जिनके पास किताब है वो चैप्टर नंबर 7 खोल करके रिवाइज कर लेंगे। हाल ही में ग्रामीण विकास के प्रयासों के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया दोस्तों सेठरिचम संगतम को। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग मार्जिनल फार्मर विंस फर्स्ट रोहिणी नैयर पुरस्कार। ठीक है, प्राइज ये जो है सेठरिचम संगतम, ये ग्रामीण विकास के प्रयासों के लिए ये जीते हुए हैं अवार्ड। 40 साल से कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है इसी क्षेत्र में योगदान के लिए। ये एक फाउंडेशन चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, बेटर लाइफ फाउंडेशन। और इनके जो फाउंडेशन है उसके जो भी प्रयास किए गए, जो भी कंट्रीब्यूशन किए गए उसकी वजह से दिया गया। 10 लाख रुपए मिलते हैं, एक सर्टिफिकेट, एक ट्रॉफी मिलती है। अगला, नीलामी में हुई जो भी हाल ही में हुई है आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, उसमें कौन बन गए हैं? तो आईपीएल के इतिहास में आज तक के सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी बन गए हैं सैम करन। सैम करन दोस्तों एक ब्रिटिश खिलाड़ी हैं और इस बार का जो आईपीएल 2023 का जो ऑक्शन हुआ उसमें टॉप 5 खिलाड़ियों को अगर देखा जाए तो सैम करन को 18.5 करोड़ में खरीदा गया है। खरीदा किसने है? इनको पंजाब किंग्स ने खरीदा है। इसके बाद 17.5 करोड़ में, मतलब अब की बार खूब पैसा फेंके हैं सब, कैमरॉन ग्रीन को खरीदा गया है, ऑस्ट्रेलिया के हैं, मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। बेन स्टोक चेन्नई सुपर किंग ले गया इनको 16.25 करोड़ में। ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स में निकोलस पूरन गए 16 करोड़ में और 13 करोड़ में हैरी ब्रूक गए। ये टॉप 5 सबसे महंगे खिलाड़ी थे। पिछली बार में ईशान किशन जो है ये सबसे महंगे बिके थे। अगला, जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच हवाई युद्धाभ्यास वीर गार्जियन आयोजित हुआ? देखो, एक होता है धर्म गार्जियन। ठीक है, धर्म गार्जियन भी भारत और जापान के बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में होता है। तो भारत ने कहा जापान से, चलो भैया एक एयर एक्सरसाइज भी शुरू किया जाए वीर गार्जियन के नाम से, वीर गार्जियन के नाम से। ठीक है, तो वीर गार्जियन जो भी है ये भी भारत और जापान के बीच में होगा, बस ये वायुसेना का होगा, एयरफोर्स का एक्सरसाइज होगा। तो जापान यह रहा डी ऑप्शन में। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया जापान मेडन मतलब कि पहला होता है बायलैटरल एयर एक्सरसाइज नेक्स्ट मंथ, अगले महीने ये होगा। ठीक है, नाम क्या है इसका? इसका नाम है वीर गार्जियन। ठीक है, भारत जापान के बीच में नौसैन्य अभ्यास भी एक होता है जिमेक्स। ठीक है, नौसैन्य अभ्यास याद कर लिए, थल सैन्य अभ्यास याद कर लिए और अब वायुसैन्य अभ्यास याद कर लिए। इसके अलावा जो एक मालाबार एक्सरसाइज होता है उसमें क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है, चूंकि भारत ऑस्ट्रेलिया और मैक्या और जापान, तो जापान उसमें भी शामिल है, तो आप मालाबार भी याद रखेंगे। ठीक ना। अगला, हाल ही में किस इमारत को ग्रीन सीड्स ग्रीन बिल्डिंग का पुरस्कार दिया गया? तो भारत सरकार की जो UIDAI है ना, जो आपका आधार कार्ड बनाई है, आधार कार्ड आप जानते हो ना, उसमें UIDAI लिखा है, यूनिक अथॉरिटी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसकी जो बिल्डिंग है, उसके जो हेडक्वार्टर वाला जो बिल्डिंग है, इसको सीड्स ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार दिया गया है। UIDAI हेडक्वार्टर बिल्डिंग विंस टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड। ठीक है, तो इसे मिला हुआ है। पिछली बार जो है ये उप विजेता घोषित किया गया था, इस बार ये विनर घोषित किया गया है। अगला, BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे नवाजा गया? तो इस बार नवाजा गया है दोस्तों बेथ मीड को। बेथ मीड एक ब्रिटिश स्पोर्ट पर्सन है और इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है ना, ये बीबीसी के द्वारा, बीबीसी बोले तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा स्पोर्ट पर्सनालिटी का अवार्ड जो प्रतिवर्ष दिया जाता है उसमें इनको भी दिया गया है। ये यूरो कप में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली ये खिलाड़ी थी। ठीक है, फुटबॉल ट्रॉफी में इन्होंने जिताया था अपनी टीम को, इंग्लैंड को जिताया था जर्मनी को हरा करके। फुटबॉल के ये खिलाड़ी हैं। अगला, किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया जिसके अनुसार 16 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? तो दोस्तों स्पेन में एक ये नया और एक दुनिया में यूनिक टाइप का ट्रांसजेंडर लॉ एक पारित किया गया है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर 16 वर्ष से अधिक उम्र का है तो वो बिना किसी की अनुमति के अपना ट्रांसजेंडर करा सकता है, मतलब अपना जेंडर
चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ और भी चीजें बताई गई हैं। इसमें ये भी बताया गया है 16 साल के ऊपर हो अगर, तब तो आपको किसी की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, आप अपना जेंडर चेंज करा सकते हो। अगर आप 14 या 15 साल के उम्र के हो, तब फिर आपको अपने माता पिता को साथ में लाना होगा और अपने माता पिता की अनुमति से, सहमति से आपको जेंडर चेंज कराना होगा, अगर आप कराना चाहते हो तो। और अगर आपकी उम्र 13 और 14 साल है, या 12 या 13 साल है, उससे नीचे है, तो फिर आपको न्याय वहां जज जो बताएगा, यानी कि न्यायालय के द्वारा अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर न्यायालय कहता है कि ठीक है चेंज कर लो, तब आप जेंडर चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, डिटेल में आप पढ़ सकते हो। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और पेड्रो संचेज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, यूरो यहाँ की करेंसी। अगला, नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं प्रचंड। प्रचंड को कहा जाता है पुष्प कुमार दहल, ठीक है, इन्हीं का नाम है प्रचंड। आपको अक्सर न्यूज़पेपर में प्रचंड ही दिखेगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में नेम पड़ता है, ठीक है। तो प्रचंड भी है, इन्हीं को कहते हैं, याद रखिएगा। ये चुनाव जीत चुके हैं नेपाल में और इनको प्रो चाइनीज भी कहा जाता है। फिलहाल पुष्प कुमार दहल जो है, ये नेपाल प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार बने हैं। हालांकि इनका कार्यकाल 2.5 साल होगा, क्योंकि इन्होंने गठबंधन में सरकार बनाई है। और अगली बार 2.5 साल के बाद केपी ओली, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इनको कार्यकाल मिलेगा और ये भी प्रो चाइना ही है। फिलहाल नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए के प्रयोग को मंजूरी दी? तो दोस्तों, अभी हाल ही में रसिया और श्रीलंका, इसने भारतीय रुपये के प्रयोग के लिए मंजूरी दे दी है, आपस में व्यापार करने के लिए, ठीक है। एक्चुअली में बात क्या है कि डॉलर में ये लोग कर नहीं सकते हैं व्यापार, क्योंकि रसिया पर लगा है सैंक्शंस, ठीक है। तो इसलिए श्रीलंका और रूस दोनों के बीच में एक ऐसी करेंसी चाहिए थी जो थोड़ा मोड़ा स्टेबल भी हो, तो उसके लिए रुपया चुना गया। तो अपना रुपया जो है ये ट्रेड करवाएगा श्रीलंका और रूस को, ठीक है। तो ए और बी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, श्रीलंका रसिया इन टाक टू यूटिलाइज इंडियन रूपी इन फॉरेन ट्रेड, अपने फॉरेन ट्रेड में। इसके अलावा भारत, श्रीलंका, रूस के अलावा और भी देश हैं, जैसे क्यूबा, लग्जमबर्ग, सूडान, ये सब भी भारतीय रुपए का यूज कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो इंडियन रुपए मजबूत ही है इस मामले में अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगला, प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया गया? तो दोस्तों, सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, और इनकी याद में गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है पूरे देश भर में, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे और सबसे कम समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने का इन्हीं के नाम रिकॉर्ड है। एक बार 13 दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर थे, एक बार 13 महीनों के लिए प्राइम मिनिस्टर हुए, एक बार 5 साल का इन्होंने कार्यकाल अपना पूरा किया। तो 3 बार की ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। और इनको दोस्तों आगे चल करके 2015 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 1992 में इन्हें पद्म विभूषण अलग पहले ही मिल चुका था। तो गुड गवर्नेंस डे इनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है ना। 2014 से मनाया जाना शुरू हुआ है। अगला, फोर्ब्स द्वारा जारी वार्षिक कमाई करने वाली महिलाओं की लिस्ट में पीवी सिंधु किस स्थान पर है? तो फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की इस वर्ष भी, हर एक वर्ष की तरह। इसमें पीवी सिंधु इस बार आ गई हैं 12वें पर, पिछली बार 7th पोजीशन पर थी, इस बार डिमोशन हुआ है, 12वें पर आ गई हैं, ठीक है। टॉप पर नाओमी ओसाका बनी हुई हैं, हर बार की तरह टॉप पर ये भी हैं, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये, ठीक है। और 12वें स्थान पर पीवी सिंधु है। नाओमी ओसाका जापान की हैं, सेकंड पर सेरेना विलियम्स हैं, थर्ड पर हैं एलिन गु, ठीक है, जो कि चीन की स्कीइंग की खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु यानी पुरसेला वेंकटा सिंधु हैदराबाद की रहने वाली हैं, ठीक है ना। अगला, फीफा ने आधिकारिक तौर पर 2022 विश्व रैंकिंग की घोषणा की, इसमें कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों, इसमें टॉप पर है ब्राजील। ब्राजील पहले भी था, इस बार भी टॉप पर है, इसने अपनी रैंक 1 जो है ये बरकरार रखी है। हालांकि अर्जेंटीना ने बड़ा उलटफेर किया है, यहाँ पर आप देख पाओगे अर्जेंटीना आ गया है दूसरे पोजीशन पर, और फ्रांस भी, चूंकि फाइनल हारा था लेकिन अच्छा खेला था, तो फ्रांस भी पहुंचा था, तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। चौथे पर बेल्जियम आ चुका है, और भारत का स्थान 106वें पोजीशन पर आ चुका है आज के टाइम पर, ठीक है। और यहाँ पर वही सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं। मोरक्को फीफा क्लब विश्व कप में की मेजबानी करने वाला है, ये फीफा विश्व रैंकिंग में 22वें स्थान पर है, ठीक है। 22वें से 11वें पर पहुंच गया है, ये भी लंबी छलांग लगाया क्योंकि चौथा स्थान था इसका। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक उन्नत इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है मणिपुर ने। इसको समझिएगा, उन्नत इनर लाइन परमिट क्या होता है सिस्टम पोर्टल। इसके जरिए
जो जाते हैं पर्यटक वहां पर मणिपुर में, तो उनको इनर लाइन परमिट लेना होगा वहां के लिए। इससे क्या होगा कि अगर वो लोग वहां पर ठहरते हैं, रुकते हैं या बसने लगते हैं, बसने की कोशिश करते हैं, तो जानकारी हो राज्य को, ठीक है। क्योंकि वहां पर आज के टाइम पर क्या हो रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों में तेजी से संख्या में वृद्धि हो रही है, और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि विदेश बाहर से लोग आते हैं, ठीक है, विदेशी तो नहीं कहेंगे, देश के ही होते हैं मैक्सिमम। वो लोग जाते हैं और वहां पर बस जाते हैं, वहां पर रहने लगते हैं, जो धनाढ्य होते हैं, अमीर होते हैं, जमीन वगैरह लेकर के। फिर इससे स्थानीय लोगों की आबादी जो है वो थोड़ा सा खतरे में आ जाती है, ठीक है। इस वजह से इनर लाइन परमिट लॉन्च किया गया, और ये केवल मणिपुर में नहीं, ये आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये सब लोग अपना ये जारी कर रहे हैं धीरे धीरे, वन बाई वन करके। अगला, हाल ही में कहा के वैज्ञानिकों और हृदय विशेषज्ञ ने मिलकर कृत्रिम हृदय तैयार किया है। तो दोस्तों आर्टिफिशियल हार्ट अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स और जो कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने मिलकर के बनाया हुआ है। आईआईटी कानपुर के द्वारा ये डेवलप किया गया है, आगे चल करके हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में मदद मिलेगी इससे, ठीक है ना। अगला, यहाँ पर आप देख पाओगे आईआईटी कानपुर के निदेशक है प्रोफेसर अभय करंदीकर। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने? तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं दोस्तों अनिल कुमार लाहौटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अनिल कुमार लाहौटी ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन हैं, और अश्वनी वैष्णव ये रेलवे बोर्ड के सॉरी भारतीय रेलवे मंत्री हैं। अगला, यहाँ पर अनिल कुमार लाहौटी को भी आप देख पाएंगे। विनय कुमार त्रिपाठी की जगह ये लिए हैं, 1 जनवरी से अपना पद ग्रहण कर लिए हैं। भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है, 18वां है साउथ कोस्टल रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है। सीईबीआर के अनुसार कब तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? तो सीईबीआर ने बताया है कि भारत 2035 तक दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इसने देखिए बहुत पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया है, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2035। ये 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि 2035 तक भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा, और साथ ही साथ दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। थर्ड लार्जेस्ट के रूप में किसको किसको पीछे करेगा? तो दोस्तों अभी पर टॉप पर है अमेरिका, सेकंड पर चाइना है, थर्ड पर है जर्मनी, और फोर्थ पर है जापान, पांचवें स्थान पर है अपना प्यारा भारत। यूके को भी रिसेंटली इसने सरपास किया है, लेकिन तीसरा बन जाने का मतलब ये जर्मनी को और जापान को क्रॉस कर देगा, और अमेरिका और चाइना के बाद तीसरी इकोनॉमी होगी, ठीक है। वैसे सीईबीआर ने कहा है 2037 तक विश्व का जीडीपी जो है ये डबल हो जाएगा लगभग में। सीबीआर का मतलब होता है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। भारत के लिए आईएमएफ ने बताया था कि 2027-28 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है। एसबीआई यूरोकोप ने 2029 में ये चीजें बताई थी। आईएमएफ बड़ी संस्था है, इसकी भी बात हो सकता है सही निकल जाए। अगला, हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसने जीता? इसको जीत लिया है स्वस्ति सिंह ने। स्वस्ति सिंह, यहाँ पर आप देख पाओगे ये साइकिलिस्ट हैं, इन्होंने ये 30वां एकलव्य अवार्ड जीता हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एकलव्य पुरस्कार भी आप देख पाएंगे। स्वस्ति सिंह राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्टार साइकिलिस्ट हैं, इनको 5 लाख रुपए कैश में मिले। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई? तो दोस्तों ये थे राष्ट्रपति मालदीव के, पूर्व राष्ट्रपति थे, इन पर 11 साल की सजा, इसके साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना लगाया गया है $5 मिलियन का, ठीक है। तो यामीन 2013 से 2018 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे, लेकिन अब दूसरे की सरकार आ गई तो वो 11 साल की इनको सजा सुना दिया। इन पर भ्रष्टाचार और धन शोधन जैसे मामलों का दोषी पाया गया है। मालदीव की राजधानी माले होती है, वर्तमान प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, और मुद्रा है मालदीवियन रुपया। अगला, हाल ही में विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसको अटल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में प्रभु चंद्र मिश्रा को। प्रभु चंद्र मिश्रा, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द प्रिंट का, प्रभु चंद्र मिश्रा ऑनर्ड विद अटल सम्मान एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली इंडिया। तो विज्ञान भवन में इनको सम्मानित किया गया। स्टेमलेस और पुनर्योजित चिकित्सा के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष भी हैं। अगला, हाल ही में इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपना प्रमुख कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया? इंडियन बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया हुआ है। एमएसएमई बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में इंडियन बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। एमएसएमई प्रेरणा किसी भी बैंक के द्वारा देश में एमएसएमई सेक्टर के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। एमएसएमई मंत्री की बात करें तो नारायण राणे जी हैं।
इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और शांतिलाल जैन जी इसके सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में बम चक्रवात ने तबाही मचाई? तो बम चक्रवात आया था अभी अमेरिका में, अमेरिका से कनाडा की तरफ भी बढ़ा। तो बी और सी दोनों ऑप्शन आप लगाएंगे। तूफान था, साइक्लोन था, बम, इसने काफी भारी तबाही मचाई और बर्फ भी, बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई, बर्फ भी जम गया था, ठीक है, क्योंकि ठंडे इलाके भी हैं उधर। तो बम साइक्लोन जो है इसको, इसकी वजह से फ्रीज हो गया था नॉर्थ अमेरिका। अगला, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसके सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदलकर उसके नाम पर रखने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों शेन वार्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदलकर उनके नाम पर रखने की घोषणा की है। शेन वार्न आप सबको पता है, एक महान बॉलर थे, ठीक है, स्पिनर थे, और इनके नाम पर टेस्ट प्लेयरों को दिया जाने वाला जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है, ऑस्ट्रेलिया ने, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उसका नाम बदल करके अब इनके नाम पर कर दिया है। इनको भी वो अवार्ड मिल चुका था 2006 में, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर ये अवार्ड पा चुके थे। 40 विकेट लिए थे 2005 में, ठीक है, इस वजह से 2006 में इनको सम्मानित किया गया था। फिलहाल ये अपने पूरे ओवरऑल कैरियर में 708 विकेट ले चुके थे शेन वार्न, जिनका अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले निधन हो गया है। अगला, हाल ही में बांग्लादेश में कहां पर पहली मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया गया? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अभी तक बांग्लादेश की पहली मेट्रो सेवा का शुभारंभ हुआ है। बांग्लादेश में चलो हो भी गया, पाकिस्तान में तो आज भी मेट्रो के बारे में कोई जानता ही नहीं। तो फिलहाल ढाका में यहाँ पर यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत करी हुई है, इसका उद्घाटन किया हुआ है बांग्लादेश में, ठीक है। और इसको बनाने के लिए किसने मदद करी हुई है? इसके लिए जापान ने फंडिंग करी है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में इसका उद्घाटन किया है। 2030 तक पूरा हो जाएगा ये कॉरिडोर, या कहें कि ये प्रोजेक्ट, जिसके तहत बांग्लादेश में भी कई जगहों पर मेट्रो सेवाएं होंगी। अगला, यहाँ पर आप देख पाओगे बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश कुछ यहाँ पर है। अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, शेख हसीना यहाँ की हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बांग्लादेशी टका यहाँ की मुद्रा होती है, जातीय संसद यहाँ की संसद का नाम है, राजभाषा है बांग्ला। अगला, किस राज्य की विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक पारित किया? तो दोस्तों महाराष्ट्र की विधानसभा ने अभी लोकायुक्त विधेयक पारित किया, जिसके तहत ये लोकायुक्त नियुक्त करेंगे। अब लोकायुक्त बिल लाने पर क्या होगा, सीएम, मिनिस्टर सब इसके अंतर्गत आएंगे, मतलब सबकी, जो लोकायुक्त होता है ना, बेसिकली ये काम इसका होता है कि भ्रष्टाचार मामलों की जांच करे। तो अब इसके तहत सीएम, मिनिस्टर वगैरह सब आएंगे अंडर में, और इस सब की जांच कर सकता है, ठीक है। तो लोकायुक्त विधेयक अभी विधानसभा, महाराष्ट्र के विधानसभा ने पारित किया है। लोकपाल में अगर बात करें तो वर्तमान में लोकपाल हैं जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल मैंने आपको वीडियो बना करके दी है, अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे आप इतना मोटा मोटा समझिए कि केंद्र में लोकपाल काम करता है, जो यानी भ्रष्टाचार मामलों की जांच करता है, वही राज्यों में लोकायुक्त होते हैं, ठीक है। अगला, किसे भारत का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया, यानी कि एक्टिंग सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को एक्टिंग यानी कार्यवाहक रूप से सीवीसी नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं सुरेश एन पटेल की जगह पर, जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं। देखिएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अपॉइंटेड एक्टिंग सीवीसी। एक्टिंग सीवीसी मतलब कि अभी एक्टिंग पर ही है, कार्यवाहक ही है। अगर कोई और मिलता है तो उसको नियुक्त किया जाएगा, नहीं तो इन्हीं को आगे चल करके परमानेंट किया जाएगा। फिलहाल अभी ये कार्यवाहक ही हैं। क्लियर? सुरेश एन पटेल 24 दिसंबर को रिटायर हुए। अगला, ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किस राज्य ने किया? इसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश ने। ई सुश्रुत ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सूचना प्रणाली है, ठीक है, और ये बहुत ही यूनिक तरीके का है। सारे हॉस्पिटल्स को कनेक्ट किया जा सकेगा, और एक देखो यहाँ पर सी डैक के द्वारा ये बनाया गया है। सी डैक जो है आप जानते होंगे कि जो सुपर कंप्यूटर इंडिया में बनता है ना, वो सी डैक ही बनाता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। तो इसने यहाँ पर मदद करी हुई है ई सुश्रुत बनाने के लिए। इससे मेडिकल कॉलेजेस को, यहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको कंट्रोल किया जा सकेगा और इसको एक प्रकार से मैनेज किया जा सकेगा, करेक्ट किया जा सकेगा, ठीक है। ब्रजेश पाठक जी जो कि यूपी के डिप्टी सीएम है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने किस फोर्स के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया? तो प्रहरी ऐप दोस्तों अभी बीएसएफ के लिए लॉन्च किया गया है। बीएसएफ बोले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो गृह मंत्री अमित शाह जी, चूंकि ये सीएपीएफ के अंतर्गत आने वाली फोर्स है बीएसएफ, ठीक है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस गृह मंत्रालय के तहत आती है, और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, इस वजह से इन्होंने इसे लॉन्च किया है। क्लियर है? प्रहरी नाम का ऐप है, याद रखना इंपॉर्टेंट है।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस फुल फॉर्म 1965 स्थापना, नई दिल्ली हेडक्वार्टर। और महानिदेशक पंकज कुमार सिंह जी की जगह पर अब नए सुजायलाल थाउसेन हो गए हैं, सुजायलाल थाउसेन हो गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि थाउसेन साहब को मिला है एडिशनल चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि ये सीआरपीएफ के वर्तमान में निदेशक है और पंकज कुमार सिंह का कार्यकाल पूरा हुआ, इसलिए सुजालाल थाउसेन को एडिशनल चार्ज दिया गया है। यहां पर आप देख पाओगे ये सीएपीएफ है, सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, 7 प्रकार के फोर्सेज के तहत आती हैं। अगला, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये उनका कौन सा कार्यकाल है? इस बार दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू 6वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लिए हैं, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। और 1996 में पहली बार बने थे और उसके बाद अभी फिर से जीत लिए हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, न्यू शकील मुद्रा और संसद का नाम होता है द नेसेट। 29 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ? तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अब मुक्त व्यापार समझौता लागू हो चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव कर दिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ में। इससे फायदा क्या होगा? इससे भारत 6000 से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को ऑस्ट्रेलिया में बिना किसी टैक्स के, बिना किसी ट्रेड टैक्स के व्यापार कर सकेगा, बेच सकेगा, निर्यात कर सकेगा, ठीक है। तो 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर हुआ था और अभी अब 29 दिसंबर से लागू हो गया है। अगला, हाल ही में किसने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आरवीएम का प्रस्ताव दिया? इसका प्रस्ताव दिया है चुनाव आयोग ने। आरवीएम बोले तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अभी तक आप ईवीएम सुनते थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अब आ गया आरवीएम। आरवीएम इसलिए आया है जिससे रिमोटली वोट किया जा सके। रिमोटली वोट का मतलब कि दूर भी हैं अगर मान लो आप दिव्यांग हैं, अगर मान लो आप बुजुर्ग हैं, आप वहां तक नहीं जा सकते, तो रिमोटली भी आप ईवीएम का हिस्सा बन सकते हैं और ईवीएम में वोटिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आरवीएम जो होगा आपके ईवीएम से कनेक्ट होगा और बिल्कुल उसी का एक हिस्सा होगा, ठीक है। तो रिमोटली वोटिंग आप कर सकते तो हैं, लेकिन ईवीएम का सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे ये भी कहा गया है कि और ज्यादा सिक्योर भी है, ये इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। जैसे अमूमन सुनने में लगता है कि भैया दूर से अगर करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बेल और ईसीआईएल ने बनाया है मिलकर के। अनुच्छेद 324 याद रखना, चुनाव आयोग के बारे में है। चुनाव आयोग के बारे में भारतीय संविधान में कहा गया है और भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी आज के टाइम पर। राजीव कुमार जी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। और 2 चुनाव आयुक्त जो हैं, एक तो हैं अनूप चंद्र पांडे, पहले से थे, एक अभी नए आए हैं, इनका नाम आपको याद रखना है अरुण कुमार गोयल, अरुण कुमार गोयल, ठीक है, इनका नाम आप याद रखें। अगला, महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित थे? तो ये थे ब्राजील के। ब्राजील के महान फुटबॉलर, मतलब अपने समझ लो इनके सदी के महानतम फुटबॉलर में से गिने जाते थे। इन्होंने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जितवाया है ब्राजील को अपने टाइम के दौरान, ठीक है। तो इनका आप समझ सकते हो कि एक दिन इनका मैच था और गृह युद्ध चल रहा था। इनके मैच को देखने के लिए 2 दिनों तक गृह युद्ध रुक गया था ब्राजील में। ये पावर थी इनकी, ठीक है, पेले की। तो ये थे पेले और इनका अभी निधन हो गया है 82 वर्ष की उम्र में। और 3 बार के फीफा विश्व कप जितवा चुके हैं, 1958, 62, 70 में। फीफा ने इनको द ग्रेटेस्ट की उपाधि दी। इनका असली नाम था एडिसन अरांतेस डो नेसेमेंटो। कोलोन कैंसर से जूझ रहे थे और अभी इनका निधन हो गया है। आज तक ब्राजील के लिए ये सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, 92 मैचों में 77 गोल किए हुए हैं। अगला, अब दिवस की बात कर लेंगे। देखो क्वेश्चन हो गया है खत्म, लेकिन दिवस और थीम जो आया था इस महीने में ना, उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये है आपके लिए बोनस पॉइंट और इस बोनस पॉइंट पर 1 लाइक तो बनता है। आप वादा करो लाइक जरूर करोगे और शेयर जरूर करोगे। एक शेयर भी कर देना दोस्त, आप अपने ना मतलब फेसबुक पर या फिर कहीं पर भी आप एक बार पोस्ट कर दो, इससे तो मजा ही आ जाए। आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है, मतलब आप समझो कि ये लगातार वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, काफी ज्यादा मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है। तो और कंटेंट आपके लिए इतना ढूंढ करके इतना क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाना पड़ता है, तो आप लोग शेयर तो कर ही सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ। फिलहाल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, 2 को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, 5 को ही इंटरनेशनल या वर्ल्ड कहें सॉइल डे,
विश्व मृदा दिवस, 7 को ही राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 7 को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। थीम भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया, 12 को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, 12 को ही अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 18 को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 20 को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 25 दिसंबर सुशासन दिवस मनाया गया। क्लियर? तो ये तो थी हमारी वीडियो मंथली करंट अफेयर की। अगर आप बाकी महीनों की देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, वहां जाइए, बाकी सभी महीनों की वीडियो प्राप्त कीजिए। पिछला पार्ट भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर मैं कार्ड में भी छोड़ दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हो या फिर आप क्विज चाहते हो तो आप सिंपली एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और फ्री में क्विज और फ्री में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो हर एक महीने की। कोई जरूरी नहीं है इसी महीने की, आप बाकी सभी महीनों की पिछले 3 साल के क्विजेज वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी भेजा जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना दोस्त। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।